वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बी ए फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर 1 के बारे में, सोशियोलॉजी के। ठीक है, तो अगर आपने समाजशास्त्र लिया हुआ है तो आपको 2 पेपर देने होंगे। आपको बता दूँ तो ये पेपर 1 का एक प्रकार से चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसके लगभग हम 20 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो समाजशास्त्र बी ए फिफ्थ सेमेस्टर चैप्टर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1 का आपके नाम है समाज शास्त्र के उद्भव के जो बौद्धिक स्रोत रहे हैं, स्रोत उन्हीं से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर के 11 चैप्टर्स हैं पेपर 1 में, और 11 चैप्टर्स को एक प्रकार से प्रत्येक चैप्टर्स की एक वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप लोग 11 वीडियो ये देख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर एकदम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि लिखित वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। देखिए, और हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, वहाँ पर विधिवत तैयारी होगी, तो आप लोग उसको चैप्टर वाइज वीडियो जो एक प्रकार से विधिवत तरीके से व्हाइट बोर्ड या अन्य मेथड पर जो आपको मिलेगा पढ़ाई, वो आप हमारे चैनल दूसरे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर देख पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देखिए, पहला प्रश्न है यूरोप में पुनर्जागरण युग किस शताब्दी से आरंभ हुआ? फ्रॉम व्हिच सेंचुरी द इरा ऑफ रेनेसा कम इनटू एक्सिस्टेंस? बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी? तो यूरोप में पुनर्जागरण का जो युग है वो खास करके किस शताब्दी में आरंभ हुआ भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वो हुआ है 15वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, एकदम से स्टार में बना दे रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, यूरोप में 18वीं शताब्दी के आरंभ में तर्क, व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा मानवतावाद पर आधारित चिंतन की परंपरा को क्या कहा जाता है? विथ द बिगिनिंग ऑफ 18th century in Europe, the tradition of thought based on logic, individual freedom and humanism is called as? बताएं। यूरोप में 18वीं शताब्दी के आरंभ में या आरंभ से तर्क, व्यक्ति स्वतंत्रता और मानवतावाद पर आधारित चिंतन की परंपरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस परंपरा को पुनर्जागरण कहते हैं, यानी रेनेसा या ज्ञानोदय यानी इनलाइटमेंट या अनुभववाद या फिर वैचारिक क्रांति। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ज्ञानोदय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानोदय क्या है, पुनर्जागरण क्या है, ये सब हम लोग समझते रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ज्ञान का उदय होना ज्ञानोदय कहलाता है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता की बात होने लगती है, मानवतावाद की बात होने लगती है, मानवीय अधिकारों की बात होने लगती है, सामाजिक पुनर्निर्माण की विचारधारा को प्रोत्साहन मिलता है, तर्कनावाद का प्रादुर्भाव होता है, मानवतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लौकिकता सामने आती है, चर्च के प्रभाव में कमी आती है। ये कई सारी चीज़ें होती जब यूरोप में पुनर्जागरण काल आता है, सुधार होता है, मध्यम वर्ग की शक्ति में वृद्धि भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये सब एक प्रकार से ज्ञानोदय का काल रहा। इसमें बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक सुधार हुए हैं। थॉमस एक्विनास आते हैं, टोक्विले हैं, तमाम प्रकार के विद्वानों ने एक प्रकार से इसके बारे में बताया भी है। और आप देखते हैं मैकियावेली से लेकर के एक्विनास, ऑगस्टाइन, ये सभी लोगों ने, मॉन्टेस्क्यू, इन सभी लोगों ने सुधार किए हैं। ठीक है, जॉन लॉक, इन सभी लोगों की एक प्रकार से बड़ी भूमिका रही। खास करके यूरोप में एक प्रकार से नवीनता लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, ज्ञानोदय से संबंधित एक मुख्य विचारक का नाम बताइए। नेम ऑफ वन ऑफ द मेन थिंकर रिलेटेड टू इनलाइटमेंट? प्लेटो, मार्टिन लूथर, जॉन लॉक या अरस्तु यानी अरिस्टोटल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमने आपको अभी भी बताया था, जॉन लॉक जो है वो एक प्रकार से ज्ञानोदय से ही रिलेटेड विचारक हैं। कौन? जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर इसका सा लगा दीजिएगा, जॉन लॉक इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का नाम है, नेम ऑफ ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है भैया एडम स्मिथ महोदय ने। ऑप्शन नंबर द में दिया एडम स्मिथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा ज्ञानोदय से संबंधित नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू इनलाइटमेंट?
व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये ठीक बात है। कैथोलिक नियमों का पालन, तर्कनावाद या उपयोगितावाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा ज्ञानोदय से रिलेटेड नहीं है, मतलब ज्ञानोदय से संबंधित नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात मैंने आपको बताई थी, तर्कनावाद की बारे में भी मैंने आपको बताया था, उपयोगितावाद भी बताया था। कैथोलिक नियमों का पालन नहीं हो रहा था, ठीक है। कैथोलिक जो चर्च थे या चर्चों का प्रभाव जो था वो कम होने लगा था, तो कैथोलिक नियमों का पालन नहीं हो रहा था। प्रोटेस्टेंट नीति बाद में आती है, उसका पालन होने लगा था, यानी कैथोलिक धर्म पर विश्वास कम होने लगा था। ईसाई का ही एक प्रकार से विचारधारा कैथोलिक, तो कैथोलिक नियमों का पालन जो था वो नहीं होने लगा था, मतलब उसमें गिरावट आने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न आप देखिएगा, इतिहास के दर्शन की मौलिक मान्यता है कि यानी द बेसिक्स एंज्यूप्शन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री इज। बताएं इतिहास के दर्शन की मौलिक मान्यता क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सी मौलिक मान्यता है? ऑप्शन ए दिया है, सामाजिक विकास की व्याख्या केवल इतिहास के आधार पर की जा सकती नहीं, ऐसी बात नहीं है। विभिन्न समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न समाज जो होते हैं वो सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होते हैं। पहले के समाज में आप देखते हैं केवल रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी की आवश्यकता होती थी, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। आजकल के समाजों में कूलर, एसी, फ्रिज से लेकर के दुनिया भर की भौतिक सुख सुविधाएं हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं कि भाई नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं आप अपने जीवन में इस समय ले रहे हैं, तो वो सब जटिल अवस्था है, ठीक है। और इससे पहले का मानव सरल अवस्था में था, समाज पहले सरल था, सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ। आदिवासी समाज सभ्यता के मौलिक प्रतिनिधि हैं, गलत। निर्धनता एक प्राकृतिक घटना, हाँ। तो एक प्रकार से ये इनमें से जो मौलिक मान्यता है इतिहास के दर्शन की, इतिहास के दर्शन की मान्यता मौलिक मान्यता है, दूसरा नंबर यानी बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विभिन्न समाज जो रहे हैं वो सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाटोमोर के अनुसार 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहास का दर्शन किस विचारक की रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुआ? अकॉर्डिंग टू बाटोमोर, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ विच थिंकर? हीगल तथा सेंट साइमन, या मिलर तथा वाइको, या फिर एडम फर्ग्यूसन, या फिर सीडमैन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बाटोमोर के अनुसार 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहास का दर्शन सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वो प्रभावित हुआ है हीगल और सेंट साइमन के विचारों से। किससे? हीगल और सेंट साइमन के विचारों से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएंगे। अगला प्रश्न है, इतिहास के दर्शन के आधार पर लीपले तथा चार्ल्स बूथ ने अध्ययन की किस पद्धति का उपयोग करना आरंभ किया? बताएं। वन ऑफ द बेसिक ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री लिपले एंड चार्ल्स बूथ स्टार्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टडी? ऐतिहासिक विधि यानी हिस्टोरिकल मेथड, सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड, सांख्यिकीय विधि, या फिर स्टैटिकल मेथड, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो खास करके इतिहास के दर्शन के आधार पर लिपले और चार्ल्स बूथ ने अध्ययन की जिस पद्धति का उपयोग किया था उस अध्ययन पद्धति को बोलते हैं सर्वेक्षण विधि या सर्वेक्षण मतलब सर्वे मेथड। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, यूरोप में एक प्रतिनिधि सरकार का राजनीतिक दर्शन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हु प्रेजेंटेड द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन यूरोप? रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, या फिर स्पिनाज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रूसो, ठीक है। प्रश्न क्या करेक्ट है? सॉरी एक मिनट, यूरोप में एक प्रतिनिधि सरकार का राजनीतिक दर्शन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान राजनीतिक चिंतन में किसे पहले धर्मनिरपेक्ष विचारक के रूप में मान्यता दी जाती है? इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल थॉट हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट सेक्युलर थिंकर? अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, रूसो, या फिर वाइको? तो किसको फर्स्ट थिंकर कहा जाता है भैया? किसको कहा जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वर्तमान राजनीतिक चिंतन में किसे पहले धर्मनिरपेक्ष विचारक के रूप में मान्यता दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइको। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 11वां नंबर, अपने राजनीतिक दर्शन में किसने सबसे पहले इस तथ्य पर बल दिया कि मानव की अनुपमता उसकी सामाजिकता में निहित है? बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। मॉन्टेस्क्यू ने ही कहा था कि मानव की अनुपमता उसकी सामाजिकता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक दशा को समाजशास्त्र के उद्भव का स्रोत नहीं माना जाता? Which of the following condition is not regarded as source of emergence of sociology? निम्नलिखित में से किस एक दशा को समाजशास्त्र के उद्भव का स्रोत नहीं माना जाता? भाई, यूरोप का सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड का उपनिवेशवादी शासन या इतिहास का नया दर्शन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 को तो माना जाता है स्रोत, 1 को नहीं माना जाता है। तो 3 को जो माना जाता है उसमें देखिए यूरोप का सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन भी समाजशास्त्र के उद्भव के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। फ्रांस की क्रांति का भी बढ़िया योगदान है, जबकि इंग्लैंड का उपनिवेशवादी जो शासन था इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा नंबर आपका गलत हो जाएगा। इतिहास का नया दर्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक प्रकार से आ, बा और दा ये तीनों में सही ऑप्शन दिया गया समाजशास्त्र के उद्भव के स्रोत हैं, जबकि जो सी में दिया गया यही स्रोत नहीं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन। आगे देखिएगा 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूरोप में सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप? बताएं। सामान्य जीवन की दशाओं में सुधार, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, कानून का शासन, राजनीतिक क्रांति का विरोध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताएंगे। यूरोप में जो सामाजिक तथा जो राजनीतिक सुधार आंदोलन हुए उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो उनका मूल उद्देश्य क्या था? सामान्य जीवन की दशाओं में सुधार करना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, यूरोप का सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार आंदोलन किस दशा से प्रभावित था? द सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ यूरोप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई व्हिच कंडीशन? श्रमिक असंतोष, वैचारिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति या किसानों की समस्या? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोप का सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार आंदोलन जो था वो किससे प्रभावित था भैया? वो वैचारिक क्रांति से प्रभावित था, यानी कि आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा यूरोप के सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ यूरोप? ऑप्शन ए दिया, तर्कनावाद में कमी, मानवतावाद में वृद्धि, चर्च के प्रभाव में कमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सी एक दशा यूरोप के सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा परिणाम नहीं है? देखिए, तर्कनावाद में वृद्धि हुई थी और यहाँ पर कमी दिया गया, यही गलत हो जाएगा। बाकी मानवतावाद में वृद्धि भी हुई है, चर्च के प्रभाव की कमी भी हुई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, यानी कि पहला ऑप्शन ही गलत है। और यही पूछा गया कि कौन सा परिणाम राजनीतिक सुधार, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं है? तो तर्कनावाद में कमी ये नहीं है, बाकी 3 है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां प्रश्न आप देखिएगा, यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान यूटोपिया एक पुस्तक है और उस पुस्तक के लेखक है थॉमस मूरे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण के दौरान यूटोपिया नामक पुस्तक लिखने के कारण किस विचारक को मृत्युदंड दिया गया? बताएं, किस विचारक को मृत्युदंड दिया गया भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस विचारक को मृत्युदंड दिया गया था? बताएं। तो उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम क्या होगा? अच्छा, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर ही हैं, थॉमस मूरे। तो उन्हीं को ही मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 17वां नंबर प्रश्न है, यूरोप में ज्ञानोदय का आरंभ किस शताब्दी से हुआ? फ्रॉम विच सेंचुरी द बिगिनिंग ऑफ एनलाइटमेंट केम इनटू एक्सिस्टेंस? 15वीं शताब्दी, 16वीं या 17वीं या फिर 18वीं? तो ज्ञानोदय देखिए, जो मैंने आपको बताया था, ज्ञानोदय दूसरा है, पुनर्जागरण दूसरा है। तो पुनर्जागरण जो था 15वीं शताब्दी की बात है, जो है यूरोप में उदय होता है 15वीं शताब्दी, पुनर्जागरण का युग कहा जाता है, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन ज्ञानोदय की जब आप बात करेंगे तो ज्ञानोदय की जो शुरुआत होती है वो 17वीं शताब्दी में आकर के होती। कब होती भाई? 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा,
18 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन में मानवीय प्रकृति की अवधारणा के बारे में किसके विचारों को उपयोगी माना जाता है? इन द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ 18th सेंचुरी हुज व्यूज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर आर रिगार्डेड वेरी यूजफुल। बताएं, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डेविड ह्यूम या फिर थॉमस एक्विनास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, 18वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन में मानवीय प्रकृति की अवधारणा के बारे में जो विचार है वो खास करके रूसो के हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 के लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले थे, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक पुस्तक है मार्टिन लूथर की, जर्मन भाषा में लिखी गई थी, उसका नाम आपसे पूछ सकता है कि न्यू टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक किसने किया? तो न्यू टेस्टामेंट पुस्तक का लेखन किसने किया भाई? मार्टिन लूथर ने किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब पुस्तक आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछी आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।